लोग देख रहे हैं रॉयल ज्वेल स्टूडियो का कंप्लीट ज्वेलरी डिजाइन कोर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एक ऐसे टूल के बारे में जो हर डिजाइन की बेस होता है, कर्व्स। अगर आप कर्व्स सही से बनाना सीख गए तो आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डिजाइन भी आसानी से बना सकेंगे। चाहे रिंग डिजाइन करनी हो, पेंडेंट बनाना हो या इयररिंग की आउटलाइन, सब कुछ कर्व टूल से ही शुरू होता है। अगर आज का ये लेक्चर आप समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह आप खुद से डिजाइन्स क्रिएट करने लगेंगे। तो चलिए राइनो सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और कर्व टूल के बारे में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको लाइव डेमो के जरिए सब कुछ आसान तरीके से समझाऊंगा। तो जब हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे तो सबसे पहले हमारी स्क्रीन पे ये 4 व्यू पोर्ट्स आ जाएंगे। इनको देख के आपने घबराना नहीं है, ये इंतहाई यूजर फ्रेंडली और इजी इंटरफेस है। यहाँ जो पहला व्यू पोर्ट है उसका नाम है लुकिंग डाउन, जहां हम अपने ऑब्जेक्ट को ऊपर से देख सकते हैं। दूसरे पोर्ट का नाम है प्रोस्पेक्टिव, जहां हम राइट क्लिक की मदद से अपने प्लेटफॉर्म को मूव करके अपने ऑब्जेक्ट को हर एंगल में देख सकते हैं। तीसरे पोर्ट का नाम है थ्रू फिंगर, यहाँ हम अपने ऑब्जेक्ट की एक साइड को देख सकते हैं और साइड व्यू में हम अपने ऑब्जेक्ट की दूसरी साइड को देख सकते हैं। हम आज काम करेंगे लुकिंग डाउन में। ये एक 2D पोर्ट व्यू है, क्योंकि आज हम जो काम करने जा रहे हैं वो है डेमोस के रिलेटेड, कर्व के डेमोस। तो उसके लिए अभी फिलहाल हम लुकिंग डाउन के अंदर काम करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप फाइल्स में जाएंगे, फाइल्स में इंपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट बटन पे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में मैट्रिक्स 9 नाम का ये फोल्डर मौजूद होगा बाय डिफॉल्ट। जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो ये फोल्डर यहाँ आ जाता है। इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर ये लिखा हुआ है डेमोज। डेमोज ओपन करेंगे, यहाँ कुछ चीजों के डेमोज हमें दिए गए हैं। यहाँ कर्व्स को ओपन करेंगे और यहाँ ये 6 किस्म के डेमोज हैं कर्व के। आज हम काम करेंगे क्रिएटिंग कर्व पे, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करके हम इसको ओपन कर लेंगे अपनी स्क्रीन पे। जब ये डेमो ओपन होगा तो इसमें हमारे पास 8 किस्म के डेमोज दिए गए हैं। डेमो नंबर 1 को अगर देखा जाए तो इसमें 3 शेप्स मौजूद हैं, एक सर्कल है, एक बॉक्स है और एक ट्रायंगल है। ये बनेंगे किस तरह उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि इन 3 टूल्स को यूज करके ये तीनों शेप्स बनाई जा सकती हैं। ये टूल्स हमें कहाँ मिलेंगे? ये जब हम यहाँ मेन मेन्यू में कर्व पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ टूल्स आ जाएंगे। जैसे ही किसी टूल पे हम अपना कर्सर लेके जाएंगे तो उसका नाम यहाँ मेन मेन्यू के साथ लिखा हुआ आ जाएगा। तो पहले हम सर्कल टूल से काम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे अपनी ये जो ग्रिड है इसको एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि काम करना आसान हो। ये एक्सटेंड होगी जब हम यहाँ व्यू पोर्ट में व्यूज में जाएंगे। यहाँ मौजूद है ग्रिड ऑप्शंस, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे पास ये कमांड बार में कुछ ऑप्शंस देगा, यहाँ एक्सटेंड 20 लिखा होगा। इस पर क्लिक करके इसको 100 करके एंटर प्रेस कर देंगे। अब हमारी ग्रिड जो है ये बड़ी हो गई है। तो अब हम यहाँ पे स्नैप्स वाले ऑप्शंस में ये पॉइंट्स हैं, ये इस तरह से आपके पास आएंगे। इसको आपने क्लिक करना है और इसको ओपन कर देना है। अब ये 0.5 के डिस्टेंस से हमारा कर्सर पॉइंट करेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ से कर्व टूल में से सर्कल का टूल। इसको क्लिक करूंगा, मैं इसको इस पॉइंट पे लेके आऊंगा और यहाँ पे इस तरह से ये 3 mm का एक सर्कल ड्रा कर दूंगा। जैसे यहाँ पे ये 3 mm का एक सर्कल ड्रा हुआ है। ये जो छोटा बॉक्स आप देख रहे हैं ये 1 mm का बॉक्स है। ये 3 mm का एक सर्कल ड्रा हुआ, इसका कलर है रेड। मैं इसको पकड़ूंगा, यहाँ पे ये रेड कलर है। ये जो एरो बना हुआ है इस एरो के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये इसका कलर रेड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स है, बॉक्स बनेगा इस टूल से, रेक्टेंगल टूल से, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखूंगा कि ये कितने mm का है। ये भी 3 बाय 3 का बॉक्स है। यहाँ पे ये मैं इसी तरह से एक बॉक्स बना दूंगा, इसका कलर ग्रीन है। इसको मैं पकड़ूंगा, यहाँ ग्रीन कलर वाले एरो पे मैं क्लिक करूंगा तो इसका कलर भी ग्रीन हो जाएगा। अब एक यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल इन्होंने पॉलीलाइन से बनाने का बताया हुआ है। तो मैं पॉलीलाइन टूल लूंगा, ये पॉलीलाइन टूल है।
ट्रायंगल को भी अगर देखा जाए तो ये भी इसकी तीनों साइड्स 3 mm की हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मैं इसकी एक साइड ड्रॉ करूंगा 3 mm की। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं राइट क्लिक प्रेस करूंगा और ये टूल जो है ये अपना कर्सर जो है उसको ड्रॉप कर देगा। इसका कलर ग्रे है, इसको मैं ग्रे कलर दूंगा। उसके बाद मैं दूसरी लाइन अब ड्रॉ करूंगा। ये लाइन 3 mm की ड्रॉ होने के बाद दोबारा से मैं राइट क्लिक को प्रेस करूंगा और ये कर्सर छोड़ देगा। इसका कलर रेड है। और अब तीसरी लाइन, इसका कलर ग्रीन है। ये डेमोज हमने प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लिए। अब हम डेमो 2 पे जाते हैं। ये इस तरह से सॉल्व होगा, मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला तो वही है सर्कल, जैसे यहाँ पे हमने ड्रॉ किया था सर्कल। इसका कलर ब्लू है, इसको ब्लू कलर दे देते हैं। अब दूसरा ये जो है ये ड्रॉ होगा इस टूल से, रेक्टेंगल टूल से। ये कैसे ड्रॉ होगा, हम रेक्टेंगल टूल लेंगे। यहाँ पे अब हमारे पास ऑप्शन है एक सेंटर, इस सेंटर पे क्लिक करेंगे और दूसरा ऑप्शन है राउंडेड, जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको ताकि हम राउंड कर सकें। इसको भी लेंगे और यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करके 3 mm तक हम इस तरह से इसकी शेप बनाएंगे। और उसके बाद इसको हम अपने कर्सर को मूव करके ये एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। दोबारा से यही टूल लेंगे, यही ऑप्शंस दोबारा से ओके करके उसके बाद इसको दोबारा इसी साइज के अंदर बना के, तो अब हम इसको सिर्फ एक दफा मूव करेंगे। एक पॉइंट पे जब आएगा तो ये शेप बिल्कुल सेम इस तरह की बन जाएगी। इसका कलर ग्रीन कर देंगे और इसका कलर रेड कर देंगे। अब नेक्स्ट है इसी तरह ट्रायंगल। यहाँ पे हमने सीधा ट्रायंगल बनाया था, यहाँ ये इन्होंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है। पॉलीलाइन से टूल लेंगे, ये कर्व ड्रॉ हुई, राइट क्लिक किया, इसका कलर रेड है। दोबारा से कर्व ड्रॉ की, राइट क्लिक किया, इसका कलर ब्लू दे दिया। दोबारा से इसका कलर ग्रीन दे देंगे। डेमो 2 भी सॉल्व हो गया। अब डेमो 3 की तरफ चलते हैं। अब ये जो डेमो है ये इन्होंने इन 3 टूल्स को यूज करके ये 2 शेप्स ड्रॉ की हैं। तो हम भी इन टूल्स को यूज करते हैं। यहाँ आर्क टूल के बारे में बताया गया है। तो आप जब भी कोई यहाँ से टूल सेलेक्ट करें तो आप एक साइड पे आके इसको टेस्ट करके देख सकते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है टूल। इससे आपको यहाँ पे ड्रॉ करने में आसानी होगी। आप यहाँ पे डिफरेंट इससे शेप्स बना के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं साथ साथ कि किस तरह से टूल वर्क करेगा। तो डेमो 3 की तरफ आते हैं। यहाँ पे ये आर्क टूल है, आर्क टूल के अंदर जाएंगे। यहाँ इन्होंने 4 mm डिस्टेंस के ऊपर एक हाफ सर्कुलर आर्क लगाई है। हम भी इस तरह करेंगे, ये सेंटर पॉइंट से इसको लेंगे 2 mm के डिस्टेंस पे जाके जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये 4 mm के डिस्टेंस पे एक आर्क हमारी ड्रॉ हो जाएगी। इसको ग्रीन कलर देंगे। यहाँ पे ये जो इन्होंने शेप बनाई है, अब इस शेप का जो हाफ पार्ट है वो पॉलीलाइन कर्व को यूज करके बना है। तो हम भी इस तरह से ही बनाएंगे 3 mm का ये। उसके बाद ये लाइन भी 4 mm की है और ये 3 mm। अब इन दोनों को मैं ग्रे कलर दे दूंगा और इसको मैं ग्रीन कलर दे दूंगा। अब नीचे हमारे पास ये इन्होंने एक आर्क ड्रॉ की हुई है। अब ये जो आर्क है ये आर्क से नहीं, ये आर्क डायरेक्शन टूल से इन्होंने ड्रॉ की है। क्योंकि जब हमारे पास 2 एंड पॉइंट मौजूद हो तब हम आर्क डायरेक्शन टूल को यूज करते हैं। आर्क डायरेक्शन टूल इसके साथ ही है, ये आर्क डायरेक्शन। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से दोनों एंड पॉइंट्स को लेके उसके बाद हम इस आर्क को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसको भी ग्रीन कलर देंगे और डेमो 3 भी हमने परफेक्टली बना लिया है। अब डेमो 4 की तरफ जाते हैं। इधर भी इन्हीं 3 टूल से हम ये वाली शेप्स ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आर्क टूल लेंगे। यहाँ पे देखेंगे जो सी इनर आर्क है वो 3 mm के डिस्टेंस पे बनी हुई है, तो हम भी इनर आर्क 3 mm के डिस्टेंस के ऊपर बनाएंगे।
इसका कलर ब्लू है, इसको ब्लू कलर देके जो आउटर आर्क है उसको देखेंगे तो वो 4 mm के डिस्टेंस पे बनी हुई है, वो भी हम 4 mm के डिस्टेंस पे बनाएंगे। इसको हम ग्रीन कलर देंगे और इसके जो बॉर्डर्स हैं, ये जो कर्व ये है रेड, ये आर्क डायरेक्शन टूल से लगी हुई है, तो यहाँ आर्क डायरेक्शन टूल से हम इस तरह की कर्व ड्रॉ करेंगे। इसको कलर देंगे रेड। अब इसके ऑपोजिट ये जो इन्होंने शेप बनाई है, अब इसको ड्रॉ करेंगे। इसकी जो इनर कर्व है वो है तकरीबन 2 mm की, ½ mm ये, 1 mm ये और ½ mm ये। अब इसको ड्रॉ करेंगे आर्क टूल से। ये डिस्टेंस है ½ mm का, जहाँ पे ये ड्रॉ हुई हुई है, तो यहाँ से ½ mm का डिस्टेंस देखें तो ये इस तरह से। ये आर्क ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ इसको ग्रीन कलर देंगे और इसकी जो आउटर कर्व है वो है 3, 1 2 3 4 5 mm की ये कर्व है। दोबारा आर्क टूल में जाएंगे और यहाँ पे अब हम 5 mm का एक इस तरह से कर्व ड्रॉ करेंगे और इसका जो ये बॉर्डर है ये आर्क डायरेक्शन टूल से बनेगा। आर्क डायरेक्शन टूल से दोनों के एंड पॉइंट सेलेक्ट करके इस तरह से ये कर्व ड्रॉ करेंगे। अब इनको कलर्स दे देंगे, इसको रेड कलर और इसको ब्लू कलर। इसके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है, ये जो हमारी कर्व है ये हमने परफेक्टली नहीं बनाई, इसमें थोड़ा सा फर्क है, तो ये वाली आर्क्स हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। एंड पॉइंट्स को कैप्चर करेंगे और ये इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इन दोनों को रेड कलर देंगे और अब नेक्स्ट शेप बनाएंगे ये वाली। ये शेप भी पॉलीलाइन टूल और ये आर्क टूल से बनी है। पॉलीलाइन टूल से जो काम हुआ है वो काम करने के बाद हम आर्क टूल से वो दोनों आर्क ड्रॉ कर लेंगे। अब इनको कलर्स देंगे। अब एट अ टाइम जब मैं सिमिलर कलर देना चाहता हूँ इन्हें, तो मैं एक कर्व को सिलेक्ट करके फिर शिफ्ट दबा के दूसरी कर्व को सिलेक्ट करूंगा तो ये दोनों कर्व सिलेक्ट हो जाएंगी। इनको मैं ग्रीन कलर दूंगा, ये और ये रेड है, तो इनको शिफ्ट दबा के मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा और फिर रेड कलर दूंगा। ये और ये ब्लू है, शिफ्ट दबा के इनको सिलेक्ट किया, शिफ्ट छोड़ दिया, अब इनको ब्लू कलर दे दिया। ये और ये ग्रे है, इन दोनों को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट किया, ग्रे ऑप्शन पे क्लिक किया और इसका कलर भी सेम हो गया। अब ये 4 डेमोज हमने सॉल्व कर ली हैं परफेक्टली। अब हम 5वें डेमो की तरफ जाते हैं। 5वां डेमो थोड़ा सा ये आपको मुश्किल लगेगा क्योंकि इसके अंदर आपको मजीद ये देखना पड़ेगा कि कौन सी कर्व कितने डिस्टेंस पे लगी हुई है, कितना इसके अंदर गैप है। तो भी हम सबसे पहले काम करेंगे पॉलीलाइन से जो हुआ हुआ है इस पूरे डेमो में। पॉलीलाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से एक ये कर्व इन्होंने स्ट्रेट लगाई है 1 2 3 4 और 5 mm की, तो मैं भी एक इस तरह की स्ट्रेट कर्व 5 mm की ड्रॉ करूंगा। इस कर्व को मैंने ये ग्रीन कलर दे दिया है। अब 1 2 3 4 और 5 mm का डिस्टेंस छोड़ के ये 3.5 mm की एक कर्व लगी हुई है और यहाँ पे भी ये एक 3.5 mm की कर्व लगी है। ये कर्व्स ड्रॉ करने के बाद इनको मैं कलर दे रहा हूँ।
बाद एक कर्व ये लगी है, दो कर्व्स ये हैं, बाय मिस्टेकनली अगर कोई गलत कर्व लग जाती है तो उसको आप ये एस्केप का बटन दबा के आप खत्म कर सकते हैं। और अगर लग जाती है कर्व तो आप उसको सिलेक्ट करके जब डिलीट बटन दबाएंगे तो वो कर्व आपकी रिमूव हो जाएगी और आप दोबारा से नई कर्व लगा सकते हैं। तो अब हम इनको भी कलर देते हैं। अब यहाँ आर्क डायरेक्शन टूल से ये दो कर्व्स लगी हुई हैं, तो मैं भी ये दो कर्व्स आर्क डायरेक्शन टूल से लगा के ये एक शेप को मुकम्मल करता हूँ। ओके, तो अब ये जो नेक्स्ट है ये तो सर्कल से बनी है। यहाँ सर्कल पे आएंगे तो डिस्टेंस देखेंगे कितना डिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग एक सर्कल ये ड्रॉ होगा और उसके अंदर एक 1 mm का सर्कल है। फिर एक रेक्टेंगल है जो कि विड्थ 1/2 mm है और उसकी लेंथ 1 mm है। ये भी इसी तरह से ड्रॉ करूंगा मैं। इसका कलर ग्रीन है। उसके बाद ये कुछ 3 सर्कल्स हैं। अब ये तीनों सर्कल्स इस टूल से ड्रॉ होंगे। एक 1 mm का सर्कल है, एक 2 mm का सर्कल है और एक सर्कल जो है वो है 2.1 mm का। तो इसके लिए मैं यहाँ 0.5 वाले ये जो मैंने ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ था इसको छोड़ के 0.1 वाले ऑप्शन पे चला जाऊंगा ताकि मैं उतना एक सर्कल ड्रॉ कर सकूं। ये मैंने कर लिया है। मैं दोबारा इसी ऑप्शन में आ जाऊंगा, इनको कलर्स दूंगा, ग्रे, रेड और ग्रीन। अच्छा, अभी भी इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस कम है और इसका डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है। इसको मैं पकड़ूंगा, ये पॉइंट्स को मैं ऑफ करूंगा और इसका डिस्टेंस शिफ्ट दबा के जब मैं इसको छोटा करूंगा तो ये हर एंगल से छोटा हो जाएगा। अगर मैं शिफ्ट दबाए बगैर इसको इसी तरह छोटा करता हूं तो ये छोटा नहीं होगा। ये जो रेड बॉक्स आप देख रहे हैं, एक ये रेड बॉक्स और एक ये ब्लू बॉक्स, ये इनकी मदद से हम इनको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ओके, ये करने के बाद दोबारा से मैं अपने पॉइंट्स को ओपन कर लूंगा। उसके बाद अब एक ये शेप में ड्रॉ करूंगा। ये भी पॉलीलाइन से ड्रॉ की गई है, 2 mm की। एक ये कर्व है, फिर एक ये 1/2 mm और ये शेप इस तरह से ड्रॉ करने के बाद एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल को इस तरह से ड्रॉ करूंगा, इसका कलर ब्लू। ये दो बॉक्सेस हैं और एक ये रेक्टेंगल है। बॉक्सेस 2 mm के हैं, ये सिंपल हैं, ये इसी टूल से इस तरह से ये ड्रॉ हो जाएंगे। एक का कलर हम ग्रीन कर देंगे, एक का कलर हम ब्लू कर देंगे। फिर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल भी इसी तरह से ये ड्रॉ हो जाएगा। इसके अंदर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, एक का कलर ब्लू, एक का कलर ग्रीन। ये डेमो भी परफेक्टली हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट डेमो ये है, इसको अब हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, पॉलीलाइन से कर्व लेंगे। ये 5 mm की कर्व थी, ये 5 mm की कर्व ड्रॉ करने के बाद हम दूसरी कर्व जो ड्रॉ होगी इसके साथ वो एक ड्रॉ करते हैं। ये सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये आपने इस डेमोस के अंदर सिर्फ आपको यही बताया गया कि आप किस तरह से डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं ये कर्व को यूज करके।
तो कर्व का यूजेज इसके अंदर बताया गया है, कौन कौन सी कर्व किस किस शेप को बनाने के लिए यूज होती है। तो ये सिंपल है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, एक दफा नहीं समझ आता ये डेमो, 2 दफा सॉल्व करें, 3 दफा सॉल्व करें, आपको समझ आ जाएगा ये कर्व का यूजेज किस तरह से होगा। क्योंकि ये वाली जो शेप्स अभी हम बना रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, आगे तो इससे भी ज्यादा हम क्रिएटिव शेप्स बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने अभी फिलहाल ये डेमो से यही समझना है कि ये जो हम ड्रॉ यहाँ कर रहे हैं इनका जो कर्व्स का यूज है वो क्या है। जब आप कर्व का यूजेज समझ जाएंगे तो आपके लिए नेक्स्ट फिर काम करना इजी हो जाएगा। भैया मेरे कर्सर को देख रहे हैं कि मैं जोन जोन से टूल्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, उन्हीं टूल्स को यूज करके आपने भी ये सारी ये ड्रॉ करनी है। एक दफा वीडियो देख के ये ड्रॉ करें, उसके बाद आप खुद से ये ड्रॉ करें। ये डेमोज आप सॉल्व करेंगे 2 दफा तो आपको इनकी अच्छे से समझ आ जाएगी। अब ये जो शेप है ये यही वाली सिमिलर शेप है, यही सिमिलर शेप इन्होंने यहाँ पे भी ये ड्रॉ की है। तो इस शेप को मैं पकड़ के इसकी एक कॉपी लूंगा, कंट्रोल सी भी दबाऊंगा, इस शेप को मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा और इसको रोटेट करके इस तरह से यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। ये वो सिमिलर शेप थी, बस उसके कलर्स के अंदर थोड़ा सा ये डिफरेंस है। इसका जो कलर है इसको मैं रेड कलर दे दूंगा और ये मेरा सेम वही डेमो बन गया। डेमो 6 इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया। तो उसके बाद ये डेमो 7 है, इसके अंदर ये आर्क टूल की मदद से ये 2 शेप्स बनाई गई हैं और ये डेमो 8 है, इसमें भी आर्क टूल की मदद से ये सारी शेप्स बनाई गई हैं। अब ये वाली शेप्स हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ से अब हम आर्क डायरेक्शन टूल मैंने लिया है, ये देखेंगे कितना डिस्टेंस है इसके अंदर, 1 mm 2 mm 3 4 और 5 mm और 1 2 3 4। हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को देख के हम अपनी शेप्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमने देखा था कि ये था 1 2 3 4 और ये 5 mm का ये डिस्टेंस था और 1 2 3 और 4 mm का ये डिस्टेंस था और हमारी जो आर्क थी वो इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ हुई हुई है। अब इसके नीचे ये वाली आर्क हम ड्रॉ करेंगे, ये भी इसी तरह से 1 mm का डिस्टेंस यहाँ, 1 mm का डिस्टेंस यहाँ और ये हमारी इस तरह से ये ड्रॉ हुई हुई है। अब इसी तरह से यहाँ पे 2 आर्क्स हम और इसी तरह ड्रॉ करेंगे। एक आर्क ये और एक आर्क ये ड्रॉ हो जाएगी। अब इनको कलर्स देते हैं, इनका ब्लू आएगा और इनका रेड आएगा। इसके बाद अब हम इनके ये बॉर्डर्स को कवर करेंगे ये आर्क से ही। इसका कलर ग्रे दे देंगे। ये मैंने शिफ्ट दबा के दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट किया है, इसको भी शिफ्ट दबा के अगर मैं इकट्ठा सेलेक्ट करूंगा तो ये एट अ टाइम सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये एक एक्स इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ, ये भी इसी तरह से ड्रॉ होगा। ये एक यहाँ पे इन्होंने आर्क लिया है, एक आर्क ली गई है ये यहाँ पे और ये इस तरह से ये आर्क ड्रॉ हुई है। फर्स्ट आर्क ये इस पॉइंट पे, इसका कलर है ब्लू और जो सेकंड आर्क है वो इससे 1/2 mm डिस्टेंस नीचे, मतलब यहाँ से इससे 1 mm डिस्टेंस पीछे, यहाँ से यहाँ तक ये इस तरह से ये ड्रॉ हुई हुई है। इसका कलर रेड है और एक ये आर्क ये इस तरह से यूं ड्रॉ हुई है, इसका कलर यहाँ इन्होंने ग्रीन दिया हुआ है। अब ये एक आर्क ये ड्रॉ हो गई है मेरे पास। अब इसी आर्क को मैं यहाँ पे यूं मिरर करूंगा इस पॉइंट से
इस पॉइंट पे। अब ये जो मैंने मिरर किया है, ये मैंने किस तरह से टूल सेलेक्ट किया था, ये मैंने इसको सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे ये मिरर टूल है, इसके ऊपर क्लिक किया था। इस पॉइंट से नीचे वाली साइड के ऊपर मैंने इसको मिरर कर दिया था। अब इसका जो कलर है वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा, जो कलर्स मैं देना चाहता हूँ। ये कलर्स देने के बाद अब इन दोनों को मैं पकड़ के यहाँ से इस तरह से मिरर कर लूंगा। ज्यादा हो रहा है, इस पॉइंट से ये मिरर होंगे, इसके सेंटर पॉइंट से। तो यहाँ पे इसका कलर ग्रीन दे दूंगा, इसका ग्रे था, इसका रेड था, ये ब्लू कलर है और इसका ग्रे आ जाएगा। ये सिमिलर शेप मैंने तो मिरर करके ड्रॉ किया है। अगर आपसे अभी मिरर से ड्रॉ नहीं होती तो आप बेशक इसको सिंपल वे में ड्रॉ करें, इनकी आर्क की मदद से ही, जैसे ये फर्स्ट पार्ट इसका ड्रॉ किया था। लेकिन अगर मिरर से आप ड्रॉ करते हैं तो अगर नहीं ड्रॉ होती तो इससे आपने कोई ये नहीं समझना कि ये टूल मैं अभी आपको दोबारा आगे समझाऊंगा। उसके बाद हमारे पास ये लास्ट डेमो है, डेमो 8। इसके अंदर भी इसी तरह ये आर्क की मदद से ये दोनों शेप्स बनाई गई हैं। तो सबसे पहले ये वाली शेप हम बनाते हैं। ये शेप इस तरह से 5 mm की लाइन लेके ऐसे ये ड्रॉ की गई। उसके बाद इसकी कॉपी लेके 1/2 mm नीचे एक और ये आर्क ड्रॉ की गई और इसके साइड पर ये इस तरह से आर्क डायरेक्शन टूल से एक ये बॉर्डर, ये ऐसे ये ड्रॉ हो गया। इसी की कॉपी लेके मैं इसको नीचे प्लेस कर दूंगा। इसका कलर ग्रीन था और इसका कलर रेड था और इन कर्व्स का कलर ग्रे था। अब इसको पकड़ के मैं मिरर कर दूंगा बिल्कुल इसके ऑपोजिट, इस तरह से जैसे ये नीचे वाली शेप्स हैं और इनके जो कलर्स हैं वो इनको मैं असाइन कर दूंगा। ये कलर्स भी सिमिलर हो गए हैं। अब उसके बाद ये एक डक जैसी शेप है, इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस देख के आपने सारा काम करना है ताकि आपकी शेप बिल्कुल सिमिलर बने। अब जैसे कि ये कर्व मैंने सही ड्रॉ नहीं की तो इसको मैं डिलीट करके यहाँ एक न्यू कर्व ड्रॉ करूंगा। अब ये ठीक है, इनको कलर्स दूंगा। कलर्स देके ये लास्ट दो कर्व्स रह गई हैं, इनको ड्रॉ करता हूँ। और ये शेप भी हमने कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर इंतहाई आसान लगा होगा। अगर किसी चीज की समझ नहीं आई, कोई क्यूरीज हैं, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कर्व टूल के बारे में ही मजीद कुछ और बेसिक्स। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। Assalamualaikum. Welcome to the 10th lecture of our jewelry designing course at Royal Jewel Studio. दोस्तों आज के लेक्चर में मैं आपको सॉलिड्स के बारे में बताऊंगा।
किस तरह से किसी कर्व पर पाइप दिए जाते हैं, कैसे किसी सरफेस को गेज दिया जाता है और कैसे किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। इसके साथ साथ इस लेक्चर में मैं आपको उन गेजेस के बारे में बताऊंगा जो ज्वेलरी डिजाइनिंग में नॉर्मली यूज किए जाते हैं, और वेट कंट्रोल के बारे में आपको समझाऊंगा, क्योंकि ज्वेलरी के अंदर वेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आए सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं इन चीजों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक रिंग बनाएंगे। उस रिंग को मैं सॉलिड करके आपको दिखाऊंगा, साथ में बताऊंगा कि किन गेजेस का यूज किया जाता है डिजाइनिंग के लिए। हम दो तरह की रिंग्स आज डिजाइन करेंगे, एक जिसको आप कह सकते हैं कि फाइन ज्वेलरी के अंदर यूज होगी। उसके लिए सबसे पहले मैं एक कर्व को ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि रिंग रेल के अंदर से मैं एक कर्व ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा रिंग रेल, इसको स्क्रॉल करूंगा तो ये नीचे मुझे ऑप्शंस देगा कि आप किस रीजन के हिसाब से रिंग रेल लेना चाहते हैं। मैं स्विस के हिसाब से लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका साइज जो रखूंगा वो साइज इसका मैं रखूंगा 22 या 23। ये 22 साइज में लेके यहाँ पे ये मैंने एक रिंग रेल ले ली है। ये मेरे पास आ गई रिंग रेल। अब इसको मैं एक शेप दूंगा प्रॉपर रिंग की, जैसे रिंग की डंडी की शेप होती है। इसके लिए मैं इसको 2 mm इस तरह आगे मूव कर दूंगा। उसके बाद इसको मैं रोटेट करूंगा। अब मैं इस टूल से भी इसको रोटेट कर सकता हूँ, लेकिन रोटेशन के लिए एक और कमांड यूज होती है। उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करके Ctrl+R प्रेस करूंगा और इसको एक पॉइंट से पकड़ूंगा, दूसरे पॉइंट के ऊपर क्लिक करूंगा और इसको 1 mm इस तरह से आगे मैंने रोटेट कर दिया है। ये रोटेट होके आ जाएगी तो उसके बाद मैं मिरर टूल को यूज करूंगा। मिरर टूल का यूज करके मैं इसको इस तरह से एक डंडी की शेप दूंगा। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी टो दूंगा। इसको वो कैसे दूंगा, साइड व्यू के अंदर मैं इसके ऊपर एक ये कर्व मैंने ड्रॉ करनी है, इस तरह से इसको टो देनी है। अब यहाँ पे एक टूल यूज होता है, उसको बोलते हैं स्वीप टू। वो सरफेस के अंदर यहाँ मौजूद है, ये स्वीप टू। मैं सबसे पहले उसको सिलेक्ट करूंगा, स्वीप टू पे क्लिक करूंगा और एंटर कर दूंगा। ये इस तरह से मेरे पास बन के आ जाएगी एक सरफेस। अब इस सरफेस को मैं गेज दूंगा। इसको गेज मैंने कैसे देना है, सरफेस के अंदर ही सेकंड पोर्शन के अंदर ये एक टूल मौजूद है, सरफेस ऑफसेट। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, बोथ साइड यस 0.5 इसका डिस्टेंस, और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। दोनों साइड्स के ऊपर 0.5 का डिस्टेंस आ गया है, और ये 1 mm की एक सरफेस का गेज आ गया है। अब इसकी मैं एक कर्व को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं पाइप दूंगा 1 mm का। क्यों? क्योंकि ये जो इसके एजेस हैं, ये आप देख रहे हैं, ये चुभ सकते हैं ये एजेस। यहाँ पे मैं एक राउंडेड पाइप देके इन एजेस को कवर कर दूंगा। 1 mm का यहाँ पे पाइप दे दिया। ये एजेस इसके अब कवर हो जाएंगे इस पाइप के अंदर, और इसी पाइप को मैं दूसरी साइड पे भी मिरर इस तरह से कर दूंगा। ये एक प्रॉपर मेरे पास रिंग रेल तैयार होके आ गई है। सरफेस इसकी दी हुई है, ये रेडी टू प्रिंट एक चल रहा है। अब इसके ऊपर मैं डायमंड की सेटिंग करूंगा। इसको भी मैं हाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे अब मैं एक डायमंड जेम ओपन करता हूँ। ये जेम के ऑप्शन में जाऊंगा, यहाँ फर्स्ट पे जेम लोडर पे क्लिक करूंगा, स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास साइजेस के ऑप्शंस हैं जेम के। यहाँ पे मैं सेकंड के अंदर जाके 4 mm का एक ये मैंने जेम ले लिया है। अब इस जेम का मैं एक कॉलर तैयार करूंगा जिसके अंदर इस नग को बिठाया जा सके। वो मैं किस तरह से तैयार करूंगा, मैं कर्व के अंदर जाऊंगा, एक बिल्कुल गोल सिंपल सी कर्व लूंगा 4.5 mm की। उसके अंदर अब मैं एक ऑफसेट लूंगा 1 mm का, 1 mm का ऑफसेट ले लूंगा। इसका कलर मैंने कर्व का रेड कर दिया। इसको मैं 2 mm का गेज दे दूंगा सॉलिड। ये सॉलिड एक्सट्रूड ऑल से मैं इसको गेज दूंगा। यहाँ मेरे पास दो कर्व्स हैं, मैं सिर्फ इनके बॉर्डर को 2 mm का एक गेज दे रहा हूँ। ये मैंने इसके बॉर्डर को गेज दे दिया है। अब इसके ऊपर मैं अपने जेम को ओपन करता हूँ। जेम को भी मैं 2 mm ऊपर ले जाता हूँ कि इसके टॉप के ऊपर आ जाएगा। अब जेम के साइडों के ऊपर मैं प्रॉन्ग्स दे दूंगा, जो जेम को बाद में कहीं मूव नहीं करने देंगे, इसके ऊपर आके बेंड हो जाएंगे। इस तरह से मैं प्रॉन्ग्स की सेटिंग आप लोग को ये समझा देता हूँ। ये किस तरह से ये एक प्रॉन्ग के ऊपर सेटिंग के ये ऑप्शंस आ रहे होते हैं हमारे पास। यहाँ टॉप के ऊपर भी ये ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। हम यहाँ से मैनुअली इसको सेट कर लेते हैं। ये जो इसकी हाइट है, ये मैं कॉलर की हाइट के बराबर कर दूंगा। ये इससे इसकी मैंने ये ड्रॉप को सेट कर लिया। अब यहाँ पे ये मेरे पास टेपर का ऑप्शन है कि इसकी जो नीचे वाली साइड है उसकी मोटाई आप कितनी रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे इसको नॉर्मली कर देता हूँ, रैंडम 20 कर दिया मैंने। अब उसके बाद ये यहाँ से न्यूडिटी पूछता है कि आप इसके अंदर कितना डिस्टेंस रखना चाहते हैं, कि ये जेम से कितना दूर हो।
तो मैं इसको ज़्यादा दूर नहीं करता, मैं इसको थोड़ा सा इसके अंदर मास रखूंगा। उसके बाद ये मेरे से पूछ रहा है कि इसका जो फिलेट है, मतलब जो ऊपर वाला इसका हिस्सा है, उसको आप गोल रखना चाहते हैं या फ्लैट। इसके ऊपर वाले हिस्से को मैं गोल कर देता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि इसकी हाइट कितनी रखनी है, लार्ज प्रोंग हाइट। इसकी हाइट मैं तकरीबन इतनी रख देता हूँ। अब यहाँ पे ये एक ऑप्शन मजीद मौजूद है। इस ऑप्शन के अंदर ये पूछ रहा है कि लार्ज प्रोंग का डायमीटर कितना रखना है। इसका डायमीटर भी मैं नॉर्मल 1 mm तक इसका डायमीटर मैं रख देता हूँ। अब ये मेरे पास प्रोंग्स आ गए हैं। इसकी जो न्यूडिटी थी वो मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ, ये ज्यादा ही दूर है। ये आ गया। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये नट गेज भी बोलते हैं इसको। ओके, तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरह प्लेस कर दिया। ये मेरे पास जिंक भी बन के आ गए हैं। इनको जिंक भी बोलते हैं, इनको प्रोंग्स भी बोलते हैं। ओके, तो अब इसको मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा और वो जो रिंग मैंने बनाई थी, वो जो रिंग डिजाइन की थी, उसका टॉप के ऊपर इसको मैं प्लेस कर दूंगा इस तरह से। ये इस तरह इसके टॉप के ऊपर आ गया। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं अंदर डाउन करके मास्क कर देता हूँ। ये प्रॉपरली अब इसके अंदर मास्क हो गए हैं। इस तरह से ये आ गए हैं। थोड़ा सा और इसको डाउन कर देता हूँ। अब इसके अंदर प्रॉपरली मास्क होके आ गए हैं मेरे ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो जेम है, अब इसको बिठाने के लिए यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर एक स्पेस होनी चाहिए। उस स्पेस को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे जिस टूल का यूज करूंगा उसको बूलियन डिफरेंस कहते हैं। वो यूज होता है जब आपके पास एक सरफेस को दूसरी सरफेस के अंदर कट करना होता है आपने। अब यहाँ पे मैं जो जेम है इसका एक कटर लेता हूँ। यहाँ पे मैं F6 प्रेस करूंगा, यहाँ फिर अपने माउस का स्क्रॉलर प्रेस करूंगा। मेरे पास एक इस तरह की टेम्पलेट आ जाएगी। यहाँ पे मैं फर्स्ट मोड के अंदर जाऊंगा, जनरल सेटिंग्स के अंदर। यहाँ से मैं जेम कटर के ऊपर क्लिक करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। इसके डिफॉल्ट सेटिंग के ऊपर ही मैं कटर को ले लूंगा। अब उसके बाद मैं ये और ये इन दोनों सरफेसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनको मैंने ज्वाइन कर लिया है। इन सरफेसेस के अंदर अब मैं ये कटर लगाना चाहता हूँ। इन सरफेसेस को सिलेक्ट करके मैं सॉलिड्स के अंदर जाऊंगा। फर्स्ट पोर्शन में ये ऑप्शन है डिफरेंस, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और कटर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये मेरे पास कट हो जाएंगी सरफेसेस। अब जेम को अगर मैं हाइड करके आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से बन के आ गया है कि अब इसके अंदर प्रॉपर एक स्पेस बन गई है। जेम इसके अंदर प्लेस हो सकता है इजीली। ये जेम इसके अंदर प्लेस हो जाएगा इजीली। ये मेरे पास एक सिंपल सी रेडी टू प्रिंट रिंग बन के आ गई है, जिसके ऊपर एक सिंपल सा जेमस्टोन लग जाएगा और ये एक छल्ला नुमा रिंग है। ये फाइन ज्वेलरी थी। इसके अंदर इस टाइप के गेजेस यूज होते हैं। ये थोड़े से मोटे गेजेस के ऊपर बनती है क्योंकि ये डिसेंट सी सिंपल सी ज्वेलरी होती है। अब मैं आपको सिखाता हूँ वो रिंग बनाना जो नॉर्मली एशिया के अंदर ज़्यादा यूज़ की जाती है या फिर गल्फ साइड के ऊपर जिस तरह की डिज़ाइनिंग को पसंद किया जाता है। अब उसके लिए हम सबसे पहले ये कर्व ले लेते हैं। 3 mm की मैंने एक कर्व ले ली है। इस कर्व का कलर मैंने रेड दे दिया है। इसके मैंने पॉइंट्स ऑन कर लिए हैं। यहाँ पे मैं एक शेप बना लेता हूँ, ये लाची। ये मैंने एक शेप बना ली है। अब इसके अंदर मैं एक ऑफसेट लूंगा। ऑफसेट में लेता हूँ 0.35 का। यहाँ 0.5 का मैंने इसके अंदर ऑफसेट ले लिया है। अब ये जो अंदर वाली इसकी कर्व है ये, और ये जो बाहर वाली इसकी कर्व है, इसके ऊपर अब मैं पाइप देना चाहता हूँ। इसके ऊपर अब मैं इसको एक्सप्लोड करता हूँ क्योंकि इसके साइडों के ऊपर एजेस बन रहे हैं। इनको मैंने एक्सप्लोड कर लिया। एक्सप्लोड करने के बाद इसके ऊपर मैंने पाइप दे देनी है 0.35 की। मैं इसके ऊपर पाइप दे देता हूँ। उसके बाद मैं इसको ग्रुप कर लूंगा कंट्रोल Q दबा के, जैसा मैंने आप लोग को सिखाया था। इनको मैंने ग्रुप कर लिया। अब ये जो सरफेस है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर इससे उठा लेता हूँ। जैसे इतना मैंने इसको ऊपर उठा लिया। अब इस सरफेस को मैं यहाँ से सॉलिड के अंदर से ये जो एक्सट्रूड ऑल का ऑप्शन है से क्लिक करता हूँ स्ट्रेट। इसका भी मैं गेज 0.35 दे दूंगा क्योंकि इस ज्वेलरी के अंदर वेट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोल्ड का जो रेट है उसके लिए लाइट से लाइट वेट चीज़ों को प्रेफर किया जाता है। अब तो मैं अब यहाँ पे एक स्पोर्ट्स दूंगा। एक स्पोर्ट इस तरह से यहाँ आएगी, एक स्पोर्ट इस तरह से यहाँ आएगी। इनको भी अब मैं पाइप दूंगा। इनको भी पाइप दे दूंगा मैं यहाँ से इस तरह से 0.35 का मैंने इनको पाइप दे देना है। कलर मैं ये वाला सेलेक्ट करके इनको पाइप दे देता हूँ। ये पाइप्स आ गए। अब इनको मैं मिरर करके दूसरी साइड के ऊपर भी इस तरह से प्लेस कर दूंगा। ये इस तरह से ये एक मेरे पास
तैयार हो गई है, एक डाई इसको बोल सकते हैं हम। एक डाई मेरे पास रेडी हुई है। अब इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा आगे प्लेस करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट कर लिया ताकि इसकी टो एक आए। उसके बाद अब इसको मैं एरे कर देता हूँ 6। इसको मैंने 6 के ऊपर इस तरह से एरे कर दिया, ये इस तरह एरे हो जाएगा। अब इसके जो ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ करीब है, यहाँ पे अब मैं स्पोर्ट्स दे देता हूँ इस तरह से सिंपली। स्पोर्ट्स में यहाँ पे एक ये मैं स्पोर्ट दे देता हूँ, एक मैंने ये स्पोर्ट दे दी है। ये शिफ्ट दबाया था तो ये मेरी स्ट्रेट लगी है बिल्कुल स्पोर्ट्स। एक पॉइंट को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट किया था। अब इनको भी मैं इस तरह यहाँ पे पाइप्स दे देता हूँ। 0.35 का ही मैंने इनको भी पाइप दिया है। और इनको पाइप देने के बाद इनकी कर्व्स को भी साथ में सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल क्यू करके ग्रुप करूंगा और इसको भी 6 के ऊपर मैं एरे कर देता हूँ। ये एरे हो गया है। अब इसका जो सेंटर है ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है, तो इसके सेंटर के अंदर भी हम एक डिजाइन लगा देते हैं, एक सर्कुलर एक बॉल रख देते हैं। यहाँ सॉलिड के अंदर हमारे पास ऑप्शन है स्फेयर का। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, F4, 2 mm का एक ये मैंने बॉल यहाँ पे ले लिया है। अब इस बॉल को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर उठाता हूँ और इस तरह से यहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगा इस बॉल को। लेकिन ये एक प्रॉपर पूरा एक बॉल है, हमें पूरे बॉल की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ ऊपर वाला पार्ट जो है वो डिजाइन में शो करना है, नीचे वाला पार्ट तो नजर ही नहीं आएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कर्व के अंदर जाऊंगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है सेकंड पोर्शन में, ये बल्कि फर्स्ट पोर्शन के अंदर एक्सट्रैक्ट आइसो कर्व, इस ऑप्शन को मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे अब ये किसी भी सरफेस के ऊपर मैं जब अपने कर्सर को लेके जाऊंगा तो ये कहेगा कि यहाँ पे आप किस पोजीशन के अंदर एक कर्व को ड्रॉ करना चाहते हो। मैं इसके बिल्कुल सेंटर में मिड में यहाँ क्लिक कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा तो इसके बिल्कुल सेंटर में एक कर्व आ गई है। अब मैं इसको ट्रिम कर दूंगा नीचे वाले पार्ट को, नीचे वाला पार्ट डिलीट हो गया है। अब इस कर्व को भी मैं पाइप दे देता हूँ, मैंने इसको 0.35 का पाइप दे दिया और इसको भी मैं गेज दे देता हूँ सॉलिड के अंदर। ये सरफेस के अंदर से इसको मैं गेज दे दूंगा सरफेस ऑफसेट की मदद से, क्योंकि अब ये एक ऐसी शेप है जिसको मैं अगर सॉलिड के अंदर से गेज मैं आपको दे के दिखाता हूँ। ये सॉलिड के अंदर से अगर मैंने ये एक्सट्रूड हॉल से इसको मैंने गेज दिया है ना, तो ये देखें ये जो इसका बॉर्डर नीचे वाला था ये इतना बारीक रह गया है कि ये तो प्रिंट ही नहीं हो सकेगा, मशीन इसको प्रिंट ही नहीं करेगी। तो इसलिए मैं इसको सरफेस ऑफसेट के अंदर से गेज दूंगा। वो गेज अब मैं इसको दूंगा सिंगल साइड के ऊपर 0.35 का, ये मैं इसको गेज दे देता हूँ। ये देखें अब ये जो इसका गेज है ये प्रिंट होने के काबिल गेज है। ये इस तरह से यहाँ पे ये प्लेस हो जाएगी और इसको मैं इसके सेंटर में इस तरह से प्लेस कर दूंगा। ये ऐसे प्लेस हो गई। ये अब मेरे पास एक छोटा सा डिजाइन रेडी हो गया। अब इसके नीचे मैं एक डंडी लगा देता हूँ। इसके नीचे जो डंडी मैं लगाऊंगा वो मैं इस तरह से सिंपल क्लासिक डंडी नहीं लगा सकता। इसके लिए मैं रिंग रेल के अंदर जाऊंगा। रिंग रेल से मैं यहाँ पे एक सरफेस ले लेता हूँ। ये कर्व लेने के बाद इस कर्व के अंदर मैं उसी तरह से डिस्टेंस को प्लेस करूंगा। 1 mm इसको मैं आगे ले गया, कंट्रोल R दबाया और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। इसको रोटेट करने के बाद ये इस तरह से यहाँ पे ये प्लेस हो गई। अब ये जो रिंग थी मेरी थोड़ी सी सेटिंग ऑन होने की वजह से मेरी हिस्ट्री ऑन होने की वजह से इसने वो ओल्ड रिंग रेल और न्यू रिंग रेल को इकट्ठे ही कैप्चर कर लिया। ओके, तो मैंने इनको अनग्रुप करके अपनी हिस्ट्री को ऑफ कर दिया है। अब मैं यहाँ पे डिज़ाइन कुछ बनाऊंगा, लेकिन वो डिज़ाइन थोड़ा सा इससे चेंज होगा। मैं यहाँ पे एक कर्व ये इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने शिफ्ट की मदद से स्ट्रेट के ड्रॉ मेरी हो गई है इजिली। मैं इसको दूसरी साइड के ऊपर भी मिरर कर लेता हूँ। इस अपने ऑब्जेक्ट को मैं पकड़ता हूँ, इसको मैं इससे थोड़ा सा नीचे इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। ये रिंग्स को मैंने हाइड कर लिया है। यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से प्लेस कर लिया है। तो थोड़ा सा इस तरह इसके अंदर मैंने 1 या 1.5 mm का इसके अंदर डिस्टेंस आ गया है।
अब ये मैंने इस तरह की कर्व ड्रॉ की है, ऐसी मैं थोड़ी सी और इसके अंदर कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये डिफरेंट सी, जैसे कि मैं एक रैंडम यहाँ पे एक डिज़ाइन में यूँ बना रहा हूँ। ये एक डिज़ाइन मैंने रैंडम सा बना लिया है। इसी डिज़ाइन को मैं दूसरी साइड के ऊपर भी इस तरह से मिरर कर दूंगा। इसको मिरर करने के बाद अब मैं इस डिज़ाइन को पाइप दे देता हूँ। 0.35 का मैंने इसको पाइप दे दिया है, और इसका ये जो बॉर्डर है, इसके बॉर्डर को मैं सॉलिड करूँगा। वो किस तरह से होगा सॉलिड, इसका जो बॉर्डर है इसको मैं यहाँ से डुप्लीकेट टूल की मदद से इसका एक डुप्लीकेट लूंगा, उसको थोड़ा सा आगे इस तरह प्लेस करूंगा और इससे थोड़ा सा इस तरह पीछे प्लेस करूंगा। ये तकरीबन 0.5 टू 0.6 mm का एक डिस्टेंस बन जाएगा। इसके अंदर अब मैं एक सरफेस लूंगा। अब जो ऐसी कर्व्स होती हैं जो पैरेलल एक दूसरे के चल रही होती हैं, उनके अंदर सरफेस आती है इस टूल से, जिसका नाम है पैच या लॉफ्ट। ये लॉफ्ट टूल से मैं इसके अंदर सरफेस ले लेता हूँ। ये लॉफ्ट आ गया है इसके अंदर। अब इस सरफेस को मैं गेज दूंगा बोथ साइड का ही। बोथ साइड का मैं इसको 0.25 का मैंने गेज दे दिया। इस तरह से इसका गेज आ गया। अब इन्हीं कर्व्स को मैं यहाँ पे इस तरह से मिरर कर देता हूँ। ये मैंने मिरर कर दी, तो ऊपर मैं अपना ऑब्जेक्ट ये शो करता हूँ, तो ये इस तरह से कुछ नज़र आ रहा है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी और डिज़ाइनिंग यहाँ पे मुझे करनी पड़ेगी, वो भी सिंपल सी मैं डिज़ाइन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन्स यूँ ड्रॉ करके डिज़ाइन बना देता हूँ। थोड़े थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर ये इस तरह से लाइन्स आ गई। ये इस तरह से इसके मिड के अंदर से ये लाइन्स आ गई। ये वाला जो सा डिज़ाइन है, इसको बल्कि मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो सा दूसरा डिज़ाइन मैं बना रहा हूँ, ये ज़्यादा प्यारा लगेगा इसके ऊपर, तो दूसरा डिज़ाइन ही हम इसके ऊपर क्रिएट कर लेते हैं इसी तरह का। यहाँ पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस से रैंडमली मैं ये कर्व्स यूँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कर्व्स मैंने यहाँ तक ये इस तरह से ड्रॉ कर ली हैं। अब इसके अंदर मैं एक एक सिंगल कर्व देके इसको आपस में इसके साथ अटैच कर देता हूँ। ये ऐसे अटैच हो गई। और उसके बाद इसको मैं दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह से मिरर कर दूंगा। मिरर करने के बाद इसको मैं यहाँ से ऐसे पाइप दे देता हूँ। ये मेरे पास एक डंडी तैयार होके आ गई है। अब इसके ऊपर जो वो शेप थी, जो फ्लोरल शेप थी, मैंने सॉलिड बनाया था, इसको अब मैं इस तरह से इसके अंदर प्लेस करूंगा कि यहाँ पे मैं थोड़े से ये जाली टाइप एक बनाऊंगा इसके नीचे। एक कर्व से एक नेटवर्क में इसके नीचे एक बनाऊंगा। ये इस तरह से मैंने एक कर्व लिया है उसके एक बॉर्डर से वहां तक, और इसको हल्का सा मैंने यूँ बेंड कर दिया है। ये इस तरह से ये कर्व आ गई। इसको मैं यहाँ पे पाइप दे देता हूँ, 0.5 का पाइप। 0.5 का एक पाइप इसको आ गया है। अब इस पाइप को मैं 6 के ऊपर एरे कर दूंगा। ये 6 के ऊपर एरे हो गया, ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये जो नीचे पोजीशन इसकी बन रही है जहाँ पे ये आया है पाइप, यहाँ पे अब मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। सर्कल अब यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, मैं सर्कल टूल लूंगा, यहाँ से अपने पाइप्स को मैं हाइड कर लूंगा। मेरे पास नीचे सिर्फ कर्व्स रह गई हैं। ऐसे मैं 2 पॉइंट के ऊपर क्लिक करूंगा। फर्स्ट पॉइंट में इसको ले लेता हूँ, सेकंड पॉइंट में इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको ले लेता हूँ। ये एक परफेक्ट सर्कल मेरे पास यहाँ ड्रॉ होके आ गया है। इसको भी अब मैं 0.5 का पाइप दे देता हूँ। ये मैंने पाइप इसको दे दिया 0.5 का। और अब ये मेरे रिंग का टॉप रेडी हो गया। अब नीचे से जो ये हिस्सा है जो खाली है, यहाँ पे अब मैं एक प्लेन सरफेस लगा दूंगा इसकी मजबूती के लिए। यहाँ पे अब प्लेन सरफेस मैं किस तरह से दे दूंगा, ये जो मैंने पार्ट्स इसके बनाए थे, ये जो कर्व्स है मेरे पास, इन कर्व्स के अंदर अब मैं ये ट्रिम टूल, ये स्प्लिट टूल का यूज करूंगा। यहाँ से मैंने इसको भी इस तरह से स्प्लिट कर लिया, और इसकी ये जो दूसरी साइड थी इसको भी ऐसे ही मैंने स्प्लिट कर लिया। यहाँ पे मैंने इसको भी स्प्लिट कर लिया, और इस साइड को भी मैंने स्प्लिट कर लिया। अब इन कर्व्स को मैं पकड़ लूंगा
यहाँ से इन कर्व्स को पकड़ने के बाद अब मैं सरफेस के अंदर जाऊंगा। सरफेस के अंदर यहाँ एक टूल मौजूद है, कर्व नेटवर्क। जब मेरे पास कोई शेप प्रॉपर बन रही हो चार कर्व्स को यूज करके, तो ये कर्व नेटवर्क टूल वहां पे मैं यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे अब ये चार कर्व थी ए बी सी डी, तो इनके अंदर ये अब एक कर्व का नेटवर्क की मदद से एक सरफेस बना दी है इसने। ये इस तरह से एक सरफेस मेरे पास बन के आ गई। इसका भी गेज मैं सेम दे दूंगा जो इसके बॉर्डर का मैंने गेज दिया था। यहाँ से मैं इसके अंदर आऊंगा, बोथ साइड के ऊपर 0.25 का मैंने गेज दे दिया है। ये इस तरह से मेरे पास एक डंडी रेडी हो गई है और ये एक रिंग रेडी हो गई है। अब ये जो रिंग है इसके वेट में और इस रिंग के वेट में बहुत सारा फर्क होगा। उसकी रीजन ये है कि ये जो है ये एक सॉलिड रिंग है जिसके अंदर ना कोई जाली है ना कोई लाइट वेट डिजाइन है। इसके गेजेस भी हैवी हैं। और ये जो रिंग है ये एक ऐसी रिंग है जिसके गेजेस भी काफी लाइट हैं, जो आप खुद भी देख रहे हैं कि 1 mm का भी गेज नहीं इसको मैंने दिया, ये 1 mm से भी कम गेज के ऊपर बनी हुई है। तो इस टाइप के गेजेस यूज होते हैं। और सॉलिड के जो से टूल्स अभी मैंने आपको सिखाए हैं बताए हैं, उन टूल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करनी है कि इस टाइप की दो रिंग्स आप ड्रॉ कर सकें। या वीडियो को आप देखें, देख के जिन स्टेप्स को मैंने फॉलो किए उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इस तरह की दो रिंग्स बनाएं। रिंग्स बना के उनकी एक वीडियो बनाएं और वीडियो मुझे भेजें। आप लोग अगर भेजेंगे तो मुझे खुशी होगी, मैं देखूंगा कि आप लोग किस तरह सीख रहे हैं। और अगर किसी चीज का आपको ना आइडिया हो, क्योंकि अब जो डिजाइनिंग स्टार्ट हो गई है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, अगर आपको किसी चीज का आइडिया नहीं होता, कोई चीज टफ लगती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। उसका आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स के अंदर मैं आप लोगों को उस चीज के बारे में समझा दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ वैसे तो आपको काफी हद तक समझ आ गई होगी कि भी मजीद जिस तरह से भी आप डिस्कस करना चाहें आप फ्री हैं, आप कर सकते हैं डिस्कस। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द 9th लेक्चर ऑफ अवर ज्वेलरी डिजाइनिंग कोर्स एट रॉयल ज्वेल स्टूडियो। आज हम जिस टूल के बारे में सीखने जा रहे हैं उसको कहते हैं एरे टूल। एरे उस जगह पे यूज होता है जहां हमें किसी ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज चाहिए हो एक यूनिक सीक्वेंस में। जैसे एक डिस्टेंस हो हमारे पास और एक डायरेक्शन हो हमारे पास, और हम चाहते हैं कि उसी सेम डिस्टेंस और डायरेक्शन में हमारा ये ऑब्जेक्ट अपनी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करे, तो वहां हम एरे टूल को यूज करते हैं। आइए देखते हैं एरे टूल को किस तरह यूज किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने ट्रांसफॉर्म के टूल्स के बारे में सीखना है, जिनमें से एक टूल है ये एरे पॉलर। एरे पॉलर का इस्तेमाल कहाँ होता है? जहां पे आपने किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ में मल्टीपल डिवाइड करना होता है। यहाँ पे अब मैं एक सिंपल ऑब्जेक्ट लेता हूँ, एक जेम मैं यहाँ पे लेता हूँ। ये 1.5 mm का एक जेम मैंने ले लिया। इसको मैं चाहता हूँ कि ये एक सर्कुलर पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाए, इसकी मल्टीपल कॉपीज आ जाएं। तो यहाँ से मैं ये एरे ऑप्शन लूंगा। इसके ऊपर जब मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा किस सेंटर की रिस्पेक्ट से आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ये सेंटर लेके ये 12 के ऊपर इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 12 जेम्स इस तरह से आ गए हैं। लेकिन अगर मैं इसका प्लेटफॉर्म का ये सेंटर लेना चाहता हूँ, क्योंकि हम मैक्सिमम काम प्लेटफॉर्म के ऊपर करते हैं, तो सेंटर इसी का लेके एरे मैक्सिममली यूज होता है। तो उसके लिए मैं इसको कमांड दूंगा F4 की, उससे ये सेंटर को कैप्चर कर लेगा। अगर मैं डायरेक्ट चाहता हूँ ये सेंटर को ही कैप्चर कर ले, तो मैं सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक कर दूंगा, ये सेंटर को कैप्चर करेगा। और इसके ऊपर मैंने 12 लिखा है और इसको मैंने एंटर कर दिया है, तो ये 12 जेम्स आ गए सेम डिस्टेंस सेम डायरेक्शन के अंदर उस सेंटर की रिस्पेक्ट से। ये दो जेम्स थे। मैं यहाँ पे आपको कोई शेप्स यूं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ एक फ्लावर बनाते हैं, मैं एक सर्कल लूंगा, सर्कल को मैं सरू की शेप देता हूँ। इसको ये सरू की मैंने शेप दे दी। अब इसको मैं एरे करता हूँ। यहाँ से ट्रांसफॉर्म में एरे टूल के ऊपर ये मैंने राइट क्लिक करके डायरेक्ट ही सेंटर को पॉइंट कर लिया। यहाँ पे ये 12 सरू आ गए। अब इन सबको सिलेक्ट करके मैं यहाँ ट्रिम टूल को यूज करूंगा और इसको एक मैं फ्लावर की शेप दूंगा। ये एक फ्लावर बन गया, ये एक फ्लोरल शेप है कि ये एरे पॉलर था। अब नेक्स्ट जो एरे का टूल है वो है एरे लॉन्ग कर्व।
ये तो था जो कि बगैर किसी कर्व के ये आपको एक सेंट्रल सर्कुलर पाथ के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देता है ऑब्जेक्ट की। अब ये जो सा टूल है एरे अलोंग कर्व, ये एक जब आपके पास कर्व होती है जैसे कि एक ये कर्व है या फिर एक कोई शेप है जैसे कि ये बेजा शेप है, क्योंकि एरे पोलर तो सर्कुलर शेप के अंदर मल्टीप्लाई करता है ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन एरे अलोंग कर्व किसी कर्व के रिस्पेक्ट से ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करता है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक जेम ले लेता हूँ। अब इस जेम को मैं प्लेस करूंगा इस कर्व के ऊपर किसी भी पोजीशन के ऊपर। यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करूंगा, ये टूल सेलेक्ट करूंगा एरे अलोंग कर्व, और इस लाइन को मैं सेलेक्ट करूंगा कर्व को, और इसके ऊपर अब नंबर ऑफ आइटम्स 20 हैं तो 20 के ऊपर ही मैं ओके करता हूँ। ये देखें इसने 20 जेम्स लगा दिए हैं इस कर्व के ऊपर, एक इक्वल डिस्टेंस के अंदर, एक सेम डायरेक्शन के अंदर जहां ये कर्व मूव कर रहा है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं मूव करता हूँ या इसकी शेप को चेंज करता हूँ तो भी ये उसी कर्व की रिस्पेक्ट से इनको मल्टीप्लाई करेगा। ओके, अगर मैं इसके ऊपर ये अपना ऑब्जेक्ट रखता हूँ और अब करता हूँ इसको इसी तरह एरे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके टूल को सिलेक्ट करूंगा, अपनी कर्व को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ 20 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको ओके करूंगा तो ये उसकी रिस्पेक्ट से इसने इन जेम्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब चाहे मैं जेम्स की शेप को, अगर डायरेक्शन को या उनकी पोजीशन को मूव करता हूँ तो ये बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन, शेप और डायरेक्शन भी मूव कर देगा उसी कर्व की रिस्पेक्ट से। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है एरे का ये वाला टूल, एरे लीनियर इसको बोलते हैं। इस टूल को मैं अब यहाँ पे यूज करता हूँ इसी डायमंड के ऊपर ही। इसके लिए आपको किसी कर्व की जरूरत नहीं है, आपने सिंपली अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और इस टूल को सिलेक्ट कर देना है। अब ये यहाँ से आपसे पूछेगा कितने नंबर ऑफ आइटम्स आपको चाहिए। ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मुझे आइटम्स देगा किसी भी डायरेक्शन में जहां मैं चाहता हूँ। मैंने यहाँ 10 लिख दिया है। अब ये मुझसे डायरेक्शन मांग रहा है किस डायरेक्शन में, मैं इसको यहाँ की डायरेक्शन दे देता हूँ। अब ये देखें, ये जिस तरह मैं अपना कर्सर मूव करूंगा ये डिस्टेंस उतना ज्यादा इनके अंदर ले आएगा जितना कम मेरा कर्सर मूव होगा। अगर मैं शिफ्ट दबा के करता हूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ये, अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं मेरे। अब इसको हम डिजाइनिंग के अंदर मोस्टली या तो जेम्स के लिए यूज कर सकते हैं, या कोई शेप है, कोई यूनिक सी शेप है उसके अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब ये एक शेप है, यहाँ पे मैं एरे लीनियर का ऑप्शन लेता हूँ, F10 ऑब्जेक्ट्स, F4 के रिस्पेक्ट से मैं इनको इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, या मेरे पास एक लाइन बन के आ गई है। अब इसी तरह दोबारा मैं यही टूल लेता हूँ, यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट्स F4 के लिहाज से मैंने इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास एक बी होम की शेप बन के आ गई है। इस तरह की डिफरेंट डिजाइनिंग आपने भी बनानी है, प्रैक्टिस करनी है टूल्स को यूज करके, ताकि आप लोगों को समझ आए डिफरेंट और यूनिक डिजाइन आपने बनाने हैं। ये एरे के 3 टूल थे, एरे पोलर, एरे लॉन्ग कर्व और एरे लीनियर। ये यूज होते हैं तब जब आपको मल्टीपल चीजें चाहिए होती हैं। जब आपने एक डिजाइन बना लिया है जो बिल्कुल परफेक्ट है, वहां पे आप फिर एरे का इस्तेमाल करते हैं उस डिजाइन को मल्टीपल कॉपीज के अंदर डिवाइड करने के लिए, ताकि आपको बार बार एक ही डिजाइन ना बनाना पड़े। इसका ये एक सिमिलर इसी तरह का एक टूल है, लेकिन इससे थोड़ा चेंज है, वो भी यूज होता है मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए। जैसे ये डुप्लीकेट टूल मौजूद है हमारे पास। डुप्लीकेट टूल का यूज मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट ये ले लेता हूँ, एक कर्व मैंने ले ली, जैसे अभी हमने बियोम बनाया था एरे लीनियर को यूज करके, वैसे ही ये डुप्लीकेट टूल को मैं सेलेक्ट किया, यहाँ से इस पार्ट को मैंने यहाँ ला के इस तरह मिला दिया। एक कॉपी तो ये मैंने ले ली। अब ये ऊपर मेरे से क्या पूछ रहा है, फ्रॉम लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट से ही पकड़ना है ऑब्जेक्ट को। यस, यूज लास्ट डिस्टेंस, जो लास्ट मैंने डिस्टेंस लिया था उसको यूज करो। ये अब उतना ही डिस्टेंस यूज कर रहा है, ये देखें। यूज लास्ट डायरेक्शन, इसको भी अगर मैं यस कर देता हूं तो ये सेम डायरेक्शन के अंदर सेम लास्ट पॉइंट को कैप्चर करता रहेगा और डिस्टेंस भी सेम रखता रहेगा। मैंने बस क्लिक करते रहना है। ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स परफॉर्म हो गए, ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ गए। अब इन्हीं की एक और मैं इसी तरह डुप्लीकेशन में कॉपी ले लूंगा इस तरह से, ये इस तरह,
यहाँ से इन तीनों ऑप्शंस को मैं यस करके यहाँ पे इस तरह क्लिक करता रहूंगा, तो ये देखें ये मेरे पास उसी तरह का एक डिजाइन दोबारा से परफॉर्म हो गया, बन गया। ये भी वी होम जैसे। ओके, एक और टूल है फाइनल जो इसी काम के लिए यूज होता है, उसको मिरर टूल बोलते हैं। ये मैंने पहले भी आपको यूज करके दिखाया है, लेकिन अब मैं इस टूल के बारे में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। इस सर्कल को मैं एक हार्ट शेप दे देता हूँ। इसको मैंने एक हार्ट शेप दे दी। अब इसको मैं थोड़ा सा यूं रोटेट कर देता हूँ इससे। ये मैंने इस तरह से रोटेट कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक ये कर्व ले लेता हूँ। कर्व को यहाँ पे लगाने के लिए मुझे अपनी ये स्नैप्स ऑन करनी पड़ेंगी। एक ये स्नैप है जो कि कर्व के ऊपर जो भी नियर पॉइंट होता है उसको कैप्चर कर लेती है, जैसे ये नियर पॉइंट्स हैं, इसको कैप्चर कर लेगी। शिफ्ट दबा के मैं इसको नीचे लेके आता हूँ और ये मैंने इसके ऊपर इस तरह से क्लिक कर दिया। ये मेरे पास एक शेप आ गई। अब मैं यहाँ पे पॉइंट्स ऑन करता हूँ, इस शेप को थोड़ा सा मैं रीसेट कर लेता हूँ इस तरह से। मैंने इसको रीसेट कर लिया, थोड़ा सा और कर लेता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास एक शेप आ गई। अब मैं सिमिलर इसी तरह की शेप इस साइड के ऊपर भी बनाना चाहता हूँ। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं मिरर टूल को यूज करूंगा। ये मिरर टूल है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। इसके ऊपर अगर लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये मेरे से पॉइंट मांगेगा कि किस पॉइंट की डायरेक्ट हिसाब से, किस पॉइंट की रिस्पेक्ट से आप अपने ऑब्जेक्ट को मिरर करना चाहते हैं, इसकी डायरेक्शन किस साइड पे देना चाहता हूं मैं। तो मैं यहाँ पे F4 अगर सिलेक्ट करता हूँ तो ये बिल्कुल सेंटर को कैप्चर करेगा। और अब ये मेरे से पूछ रहा है कि आपने मिरर किस हिसाब से करना है, अब अपनी लाइन को वहां प्लेस करो। अब मैं अपनी ये जो लाइन है मेरे पास, जो कर्सर मैं जहां मूव कर रहा हूँ, ये उस उन साइड्स के ऊपर ही इस ऑब्जेक्ट को मिरर कर रहा है रिस्पेक्ट से सेंटर की। मैं शिफ्ट दबा के इसको ब्लू लाइन के ऊपर अगर ले आता हूँ और यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें इसने इसको मिरर कर दिया उसके बिल्कुल ऑपोजिट, ये ब्लू लाइन की रिस्पेक्ट से। मतलब ये जो ब्लू लाइन थी इसने इसको मिरर बना दिया है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे इक्वल डिस्टेंस के साथ इसने ये सब्जेक्ट की कॉपी बना दी है। अब अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये हिस्ट्री की वजह से ये मेरा ऑब्जेक्ट दूसरा भी साथ मूव करेगा। मिरर टूल का यूज काफी जगहों के ऊपर होता है, स्पेशली ऐसी डिजाइनिंग के ऊपर जहाँ पे आपको एक ही ऑब्जेक्ट को दूसरी साइड के ऊपर इक्वल डिस्टेंस के अंदर मिरर करना होता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे मैं सर्कल लेता हूँ, इस सर्कल को मैं एरे करूंगा। इसको मैंने एरे कर लिया 6, ये 6 पे एरे हो गया है। अब इसके अंदर एक फ्लोरल शेप बन के आई है। अब इसके अंदर मैं ये एक शेप बना देता हूँ इस तरह से। अब यही सेम लाइन में यहाँ पे भी अगर ड्रॉ करना चाहता हूँ तो यहाँ एक इजी वे है ये मिरर टूल। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, सिंपली ये सेंटर को कैप्चर कर लेगा और इसको मैं शिफ्ट की मदद से मैं ये ब्लू लाइन के ऊपर जब कर्सर करूंगा तो ये 45 डिग्री के एंगल से डिस्टेंस को प्लेस करता है जब आपने शिफ्ट दबाया होता है। शिफ्ट की मदद से मैं इसको यहाँ पे एक ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। तो मैं इसको एरे करूंगा 3 पे। इस यहाँ पे अब ये मेरे पास एक और शेप बन के आ गई है, इसको भी मैं अंदर से इसी तरह से ट्रिम कर लेता हूँ। ये देखें ये भी मेरे पास एक फ्लोरल शेप बन गई है। इस तरह की फ्लोरल शेप्स ज्वेलरी के अंदर चलती हैं, स्पेशली जब आप इयररिंग्स डिजाइन कर रहे होते हैं या कोई पेंडेंट्स डिजाइन कर रहे होते हैं, तब इस तरह की फ्लोरल शेप्स आप बनाते हैं। तो ये शेप्स इन सिंपल टूल्स की मदद से पहले कर्व्स ड्रॉ होती हैं, फिर बाद में फर्दर इनको सॉलिड किया जाता है। तो आज हमने कई तरह के टूल्स के बारे में सीखा, जिनमें से 3 टूल्स थे एरे के, एरे पोलर, एरे लॉन्ग कर्व और एरे लीनियर। और एक हमने डुप्लीकेट टूल के बारे में सीखा है। और जो लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट हमने सीखा है वो है मिरर टूल के बारे में। मिरर टूल का यूज बहुत ज्यादा होता है डिजाइनिंग में, क्योंकि बहुत सी ऐसी शेप्स हैं जो हम एक साइड जिसकी ड्रॉ कर सकते हैं और बाकी साइड उसकी ड्रॉ करना हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि वो सिमिलर ड्रॉ नहीं होती। वहां पे हम मिरर टूल को यूज करते हैं ताकि हमारी जो शेप्स हैं, जो डिजाइनिंग है, उसके अंदर परफेक्शन आए। क्योंकि ये डिजाइनिंग मिलीमीटर के हिसाब से होती है। यहाँ पे आपको हर एक एक mm का
हिसाब रखना पड़ता है, इसलिए यहाँ मिरर टूल की बहुत वैल्यू है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जो भी आप डिज़ाइंस बनाएं हो सके तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करें या मेरे ईमेल पे शेयर करें, ताकि मैं देख सकूं कि आप कितना सीख रहे हैं। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सॉलिड के ऊपर कि ऑब्जेक्ट को सॉलिड किस तरह किया जाता है। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।